काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा फ्रॉम प्रीवियस लेवल्स। तो ये तो पहली बात है, तो कोई रिकवरी नहीं, ये जो छोटी सी बड़ी है ये रिकवरी नहीं है। आगे आइए, वो कहते हैं जी रिकवरी हो रही है क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वहाँ रिकवरी है। वहाँ क्या रिकवरी? दो सेक्टर्स हैं जहाँ छोटी मोटी रिकवरी नज़र आ रही है। वो क्या है? एक सीमेंट, क्योंकि जाहिर है आपने एक नया कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया है तो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हो गई। मगर वो जितना स्लैक था ना वो टेक अप हो गया। अब इससे ज़्यादा आप तवक्को करें कि और ग्रोथ होगी तो नहीं होगी, बिकॉज जब तक इकॉनमी नहीं ग्रो करेगी तो ये सिर्फ हाउसिंग के साथ इकॉनमी नहीं चलती। उसके अलावा भी बहुत से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अगर वहाँ पैसे नहीं लगाए जाएंगे तो फिर ये सीमेंट की डिमांड जो है ये हाउसिंग तक ही रह जाएगी और उसके बाद वो पीटर ऑफ कर जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये थी वजह जो कि अब इससे ज़्यादा नहीं आप तवक्को कर सकते। दूसरा ये, वो कहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, और जी 10,000 गाड़ी बिक नहीं जा रही है। बात यह है कि वो आधी हो गई थी, इसकी वजह से जब वो गिरी थी तो आधी हो गई। अब वो जो आधी हो गई है उसमें जो स्टॉक वॉक्स है वो सब खत्म हो गए। अब वो स्टॉक्स भी बिल्डअप करने हैं इन्होंने, और थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो जो पेंट अप डिमांड थी वो अब फिर से वापस आई है। तो थोड़ी सी वो स्लैक जो है वो पिकअप हो रहा है, मगर जहाँ से आप गिरे थे आप वहाँ भी नहीं पहुँचे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक छोटी सी चीज़ है, इसके साथ ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी और इसी वजह से और किसी सेक्टर में आप ग्रोथ नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स, डिवैल्यूएशन हो गई है इतनी बड़ी, क्या है आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़े? नहीं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे। तो अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे और अगर एक टेक्सटाइल वाले थोड़े से खुश हैं क्योंकि वो जो गिर गए थे वो अपने लेवल पे आ गए, तो इससे ये नहीं है कि रिकवरी होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेन एरियाज में इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं होगी। आप अभी IMF के साथ बात करने जा रहे हैं, IMF का तो प्रोग्राम ही है अगेंस्ट रिकवरी। IMF कहती है टैक्सेस बढ़ाओ, IMF कहती है खर्चे कम करो। तो खर्चे कम होंगे तो रिकवरी कहाँ से होगी? खर्चे होते हैं तो डेवलपमेंट होती है ना, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप कोविड के ऊपर कोई पैसे लगाएंगे या जो गुर्बत हो गई है उसके लिए कोई पैसे निकालेंगे बजट में से, तो डेवलपमेंट के ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो रिकवरी कोविड में तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी मगर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बजट्स के अंदर आता है वो अगले साल देखना है कि इनके पास गुंजाइश कितनी है, और अगर वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम हो जाता है तो फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होगी, रिकवरी कैसे होगी। और आखिरी बात यह है कि वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो तो उसी सूरत में डायनामिक होगा अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। अगर टैक्सेस कलेक्ट हो जाएंगे, पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे और आपके पास पैसे खर्च करने के लिए होंगे तो फिर ग्रोथ होगी ना। तो अब मसला ये है कि रेवेन्यू का कहाँ से आएगी। अभी सूरत हाल रेवेन्यू के बारे में ये है कि पिछले 5 महीने में 4% ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। कितनी? सिर्फ 4%। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चले अगले 7 महीने जो थे उससे 10% हो जाएगी मर के। तो टोटल ग्रोथ जो होगी रेवेन्यू की पिछले साल से, जो कि बहुत कम थी टारगेट से, वो 10% 15% बढ़ जाएगा। आपका टारगेट है 40%, तो वो जो 40% टारगेट है और आप पहुंचेंगे 15 या 10% पे, तो रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगी ना उतनी जितनी आपको चाहिए। तो IMF तो आपके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर डाल रहा है। वो तो कह रहा है कि कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ाएं, प्राइवेटाइजेशन करें। प्राइवेटाइजेशन बाहर कोई नहीं तो प्राइवेटाइजेशन कहाँ से करें? लोगों की छुट्टी कराएं जो कि हो रही है मगर उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे IMF प्रोग्राम जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो अब अगर उस किस्म की 4% ग्रोथ नहीं होगी तो कितनी होगी? अब IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये कह रहे हैं कि मर के 2% होगी। अब पूरे 12 महीने में 3% हो जाती है, तो क्या 3% के साथ पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं कि नहीं होते? जब ये गए थे नून लीग वाले तो ये 5.5% पे ले गए थे। अब आप 1.5 साल 2 साल गुजर गए, 1.5 साल गुजर गए, अगले 12 महीने में आप 3% कर लेते हैं तो इसके साथ आपका क्या ख्याल है कि मुलाजमतें मिलनी शुरू हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? इनफैक्ट महंगाई की बात कर रहे हैं आप महंगाई का तो हाल ये है कि अभी फूड इन्फ्लेशन जो है वो ठीक ठाक चल रही है। आपको पता है कि आटा 35 रुपए से 70 पे चला गया। कितना नुकसान हो गया आवाम का? 150 अरब रुपए
गायब हो गए हैं, किसी की जेब में चले गए हैं। ये जो 35 से 70 रुपये केजी आटा चला गया। शुगर 55 रुपये से लेके 90 पे चला गया था। आपका क्या ख्याल है कितने लोग, कितना पैसा और खर्च करना पड़ा आवाम को? 200 अरब रुपए किसकी जेब में गए हैं? कोई पूछने वाला है? बिजली बिजली आपकी 11 रुपए पर यूनिट थी और अब 25 रुपए पर यूनिट चली गई और IMF कह रहा है और बढ़ाओ। तो आपका क्या ख्याल है ये क्या हो रहा है? सर्कुलर डेट जो कि 1200 अरब रुपए थी अब कोई 2400 अरब रुपए हो गई है। ये और बढ़ रही है और बढ़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे इसको करने के लिए? तो इसका मतलब है बिजली, गैस, आटा, चीनी और फूड आइटम्स, इनकी इन्फ्लेशन होगी। अब इन्फ्लेशन होगी, ग्रोथ हो नहीं रही है, जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, ये तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं, तो इनकम्स कम हो जाएंगी ना हर एक बंदे की। तकलीफ तो बड़ी होगी ना, सख्त किस्म की। तो रिकवरी कहाँ से हुई? बड़े आगे आगे मसले हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप ये ना तवक्को करें कि मईशत बेहतर हो रही है बहुत और हमें कोई सहूलतें मिल रही हैं। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई चीज़ होने जा रही है। सेठी साहब, अभी आपने बिजली की बात की है तो मैंने वो भी आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि हम तो 2 साल पहले ये भूल गए थे ये लोड शेडिंग क्या होती है, ख़त्म हो गई थी। अब हमें दोबारा से, आपको बताऊं, मेरे घर में कल 9 घंटे बिजली नहीं थी और मेरा मुलाजिम कहता है कि बाजी ये तो कोई बात ही नहीं, हमारे गाँव में तो अब दोबारा से 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो मुझे बताएं, हमने जब देखा था लोड शेडिंग का ज़माना, उसको भी इकोनॉमी ने बड़ा नेगेटिवली उसने इम्पैक्ट किया था। तो अब अगर ये लोड शेडिंग भी दोबारा शुरू हो गई, ऊपर से कोविड, तो गैस भी कोई नहीं है, तो ये क्या आगे कैसे चलेगी ये मईशत? देखिए बिल्कुल यही है, क्योंकि सर्कुलर डेट